नमस्कार दोस्तों। वो टीवी पे पहले कहते थे ना, जनता की पुरजोर मांग पे एक बार फिर से। तो जनता की पुरजोर मांग पे एक बार फिर से राजवीर धनखड़ जी हमारे साथ हैं। ये वही राजवीर धनखड़ जी हैं जिन्होंने कौन सी पिस्टल थी धनखड़ जी आपके पास? ये यूके की थी जी, 9mm लंबा पिस्टल। इस दौरान में गाड़ी जलसा था अनाज मंडी में। बड़ा सोचा बेचारा को, मतलब मगा भाई नहीं यार, सही बात है। यूं करके मेरे को गुस्सा आ गया जब ये बड़े प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे बनारसी दास गुप्ता जी को भिवानी की नई अनाज मंडी में अपने पिस्टल से गोली मार दी थी। संयोग कहिए, उनकी किस्मत कहिए कि वो बचे, लेकिन इन्होंने सजा काटी। 1999 में ये बाहर आए और बहुत सारी पॉलिटिकल बातें राजवीर धनखड़ जी से हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी, जो सवाल आप लोगों ने कमेंट करके पूछे थे, उनके जवाब इनसे जानना जरूरी है। तो मेरा आग्रह था कि आप दोबारा अगर कभी रोहतक आएँ तो मिल के जाएँ। राजवीर धनखड़ जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आपका अंकल जी एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। धनखड़ साहब, ऐसा क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो पिछले इंटरव्यू में नहीं आ पाया था? मेरा एक आत्मिक संदेश है कि जो अब तक हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारी जानकारी के बाद और अब तक जो हमें परोसा गया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके अपने विद्वान होने से हम खुद को विद्वान मान लें, उनके सामाजिक रुतबे से हम अपना रुतबा मान लें, उनके ऐशो आराम को हम अपना ऐशो आराम मान लें, और उनके धन से हम संतुष्ट हो जाइए, धन ही हमारा है। अब तक इस लोकतंत्र के अंदर जो दुहाई देकर जो जनता के साथ परोसा गया है, मेरा निष्कर्ष ये है। अच्छा धनखड़ जी, अब तो चलो आप ये बात बताना ही चाहते हो कि जो नेता हैं, इनके धन को, इनके सम्मान को हम अपना ना माने। अब आप एक बात बताइए कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की राजनीति में कदम रखा है जी। चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति में आए। हाँ जी। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए जी। ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद उनके बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला जी, अब उनके बच्चे राजनीति में आ गए हैं। जो परिवार चौटाला साहब देवीलाल जी के साथ जुड़ा था, वो चौटाला साहब के साथ भी रहा, अब उनके बच्चों के साथ, पोतों के साथ रहा। इसी तरीके से रणवीर सिंह हुड्डा थे, उनके भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा। फिर चौधरी बंसीलाल के बाद उनकी बेटे और फिर उनकी अब पुत्र वधू हैं, और उनकी पोते पोती भी राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही चौधरी भजनलाल थे, उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई, फिर उनका बेटा चंद्रमोहन अभय है। और इसके अलावा हरियाणा में 30 सीट ऐसी हैं जहां पे नेता हैं और नेताओं के बाद उनके बच्चे हैं। 30-35 सीट कम से कम ऐसी हरियाणा में हैं। तो जो लोग उन लोगों के साथ जुड़े हैं, जो बाप के साथ भी जुड़े थे, आज उनके साथ भी जुड़े हैं, उनके हाथ में क्या लगता है? उनका मेरा ये कहना है कि उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके साधन संपन्न होना, इनका विद्वान होना, इनका सतासीन होना, उसमें उनको एक गलतफहमी पैदा होगी या कर दी गई कि हम ही सब कुछ हो गए अब। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे चौधरी देवीलाल जी जो थे, वो आज की परिदृश्य में कुछ और थे। चौधरी देवीलाल 85 MLA छोड़ के गए थे, आज उनमें से कितने हैं? कितने नहीं। और उस वक्त इनके परिवार के कितने थे? नहीं थे ना इतने जी। तो देवीलाल जो थे, वो ये ठीक है कि उस वक्त के मतलब आम आदमी से जुड़ने का जो उनका एक तरीका था, जो मानसिक तौर पे सीधे उनसे जुड़ते थे, उनके पास एक कला थी। उस कला ने उनको मतलब आम आदमी का नेता बनाया, ताऊ देवीलाल कहलाए वो।
और उन्होंने काम भी किए उस वक्त। हम्म, जैसे सामाजिक एक सुरक्षा के नाते बुजुर्ग को 100 रुपये पेंशन उन्होंने शुरू करी। हाँ, खेत के किनारे दरख्त जो थे उनमें भी हिस्सा उन्होंने दिया। बाढ़ के अंदर ट्रैक्टर भी उन्होंने भेजे, और कर्जे माफ वाली जो बात थी वो भी उन्होंने किए। और वो वक्त भी हमने देखा है जब सीएम की कोठी से एमएलए हॉस्टल बतौर मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आते थे, तो उनके साथ एक प्रताप होता था गनमैन सिर्फ। अच्छा, मुख्यमंत्री होते तीसरा आदमी नहीं था। और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता वो एमएलए हॉस्टल में वैसे बैठे रहा करते, तो उन्होंने जब देखा तो मुंह डे डलवाए वहाँ, और चाय की भी कहा भी जो आदमी यहाँ होते इनको चाय भी पिलाया करो। तो वो जनता से जुड़ना जानते थे, और जनता से जुड़ के ही वो इस उप प्रधानमंत्री के रुतबे तक पहुंचे। लेकिन आज खानदान तो वही है, खानदान वही है। संपत्ति उनके पास कितने पैसे थे, आज वालों के पास कितने हैं, आज वाले कौन कौन सी गाड़ियों में चलते हैं, वो तो अपने साथ जैसे जलसे में और कोई पुराना आदमी आया और मान लिया वो हेलीकॉप्टर में आए, अरे फलाने आ जा, चल तो लेकर चलूँगा, तो हेलीकॉप्टर में अपने साथ बैठा ले जाते। और किसी का काम करना होता तो उसको इशारा भी कर देते कि भी जैसे मुख्यमंत्री के साथ आते अफसरों इतने सियाने होते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसको बताने की जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बार बताऊं, यहाँ सांपले जलसा था चौधरी देवीलाल जी का जब मुख्यमंत्री थे। उनके एक पुराने साथी होते थे चौधरी भीम सिंह गड्डी के। अच्छा, उन्होंने किसी हाँ, वक्त भीम सिंह। में चौधरी श्रीचंद जी होते थे जो हरियाणा में स्पीकर होते थे, चौधरी छोटूराम के भतीजे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और चौधरी श्रीचंद को जो घेराबंदी थी उसमें उनको श्रीचंद बहुत सियाने आदमी थे। तो जब यहाँ जलसा था तो सीएम साहब ने यूँ देखा चौधरी देवीलाल ने, भाई प्रताप ना हो, भीम सिंह नहीं दिखा। तो चुपक दे ने एसपी ने उनको कहा, बिला जी सर क्या, ने बोला एक भीम होता था गड्डी का भाई, उसको लाओ बुला के। तो पुलिस जो है जिप्सी भागी भागी फिर तब जाकर कहीं पता लगा कि सांप लेके हरिजनों में भीम सिंह मिलेगा और कहीं नहीं मिले। अच्छा, अच्छे ढील ढोल का आदमी था वो भी। अब वो 4 पाई पैसे ही लेटा है, और डीएसपी कह रहा है चौधरी साहब। बोला हाँ भाई। बोला जी मैं आपको सीएम साहब ने याद किया है। और बोला हमारे यार को याद आ गया भाई। तो वो स्टेज पर लाए उनको, और इतने वो रहे, उनका रुतबा बनाए रखा उन्होंने। अब भी हैं वो, गए नहीं है अभी? अब मेरे ख्याल में शायद, मैं पीछे जब गया था गढ़ी गांव में, मेरे ख्याल में अब हो तो हो भी, हैं वो। क्योंकि अगर वो हैं हालांकि तो वो उनको यादाश्त मतलब नहीं रही है उनकी, पर मैं मिला था उनसे, हैं वो। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके नाम का ही तो खा रही हैं पीढ़ियां सारी। अब चौधरी भजनलाल के नाम का ये अब उनका पोता आ गया है राजनीति में, चौधरी देवीलाल के पड़पोते आ रहे हैं, बंसीलाल जी के भी पोते पड़पोते आ रहे हैं राजनीति में। तो जो लोग तो इनका साथ दे ही रहे हैं। और इनको छोड़ दो, कैप्टन अजय यादव थे, उनका बेटा आ गया, राव इंद्रजीत अपनी बेटी ले आएंगे। इसके अलावा भी हरियाणा में बहुत सारे लोग हैं जिनके बेटे राजनीति में आ गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र आ गए राजनीति में। तो लोगों को क्या मिलता है अंकल? इसका मायना ये है कि जैसे पहले सामंती मतलब प्रथा थी, जैसे अंग्रेजों के टाइम में ही लगा लो आप, जो रसूखदार जागीरदार उनके अपने होते थे, उनके मार्फत वो मतलब अपना रुतबा राज कायम रखते थे जी। आज जो है अब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र में क्या ही नहीं, परिवारों से राजनीतिक पैदा होते हैं। ये कहीं से भी हो सकता है, लेकिन लोग वोट तो नहीं देते उनको। लोग क्यों नहीं देंगे वोट, किस लिए दे रहे हैं? चुनाव इतना महंगा हो गया कि आम आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता।
और पैसा ही नहीं के पास होता है। पैसा इन्होंने कोई श्रम शक्ति से कमाया थोड़ा होता है ना। कौन सा ऐसा है जिसने हर बार इस बार चुनाव लड़ा है, अगली बार फिर लड़ेंगे, अब वो एफिडेविट देते हैं, उसमें इनकी संपत्ति 300 गुना हुई मिलती है। तो ये लोग जो है ना अब जाए कहाँ। मान लिया चौधरी अजय सिंह चौटाला आते हैं जी, या कुलदीप सिंह बिश्नोई आते हैं या रेवाड़ी से कप्तान अजय यादव आते हैं, इनके जो समर्थक हैं व्यवस्था में ऐसी अपनी जरूरत बनाए रखते हैं कि मतदाता का काम ही नहीं चलता जब तक इनके पास ना जाए। उनका तो कोई काम होता ही नहीं ना, न्याय तो होगा नहीं। जब इनका दखल होगा तब मतलब ये होगा कि ये काम जायज या ना जायज जैसे हो जाए। और ये कहते हैं कि लोकतंत्र, मैं कहता हूँ आज जिस दिशा में ये चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, अब सरपंचों के चुनाव में 10-10 लाख रुपए खर्च होने लगे। 10 लाख तो बहुत छोटे से हैं, करोड़ करोड़ रुपए खर्च कर करोड़ रखे हैं करोड़ लोगों ने। रुपए खर्च होने लगे। तो ये जो जन सेवक की जो एक बात थी वो तो नहीं रही ना। अच्छा धनखड़ साहब, एक बात बताओ, हाँ जी, एक गांव में 4 सरपंच के कैंडिडेट हैं, सारे पैसे खर्चने लग रहे हैं, उनके पैसे जिम भी तो लोग ही रहे हैं। लोगों ने क्या लोगों की आत्मा मर गई क्या कि भाई मैं तो वोट दूंगा तेरे को विकास के नाम पे। जब सरपंच के चुनाव में हम अगले की दारू पकौड़े खाते हैं तो फिर क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि वो एक सही आदमी को वोट दे देंगे। लोग क्या लोग का नेताओं से गए गुजरे नहीं हो गए हैं आज के। लोग जो है इतने नैतिक मतलब कमजोर हो गए हैं कि वो चंद दिनों की शराबनोशी या सुविधा में अपना कर्तव्य और ड्यूटी का पालन नहीं करते, और वो कोसते हैं फिर नेताओं को, और वो कोसते हैं फिर नेताओं को। नेता को पता है कि तने एक महीना खुशामद करनी है, एक महीना इनको खर्च करना है, बाकी फिर यही आने के माथा टेकेंगे। 4 साल 11 महीने, 4 साल 11 महीने उनको लात मारनी है, इनको लात मारनी है, अगली बार फिर उनके वो आ जाएंगे। इसका जो कारण है ना जी, देश की जनता को जैसे मैं आपको एक अर्ज करूं, शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान। अब इस प्रसंग में मैं आपको एक थोड़ा सा दे दूं। लोकसभा के अंदर डॉक्टर रामनरेश लोहिया होते थे। हाँ होते थे लोहिया जी। उन्होंने नेहरू जी के समाजवाद पे एक बात कही थी लोकसभा में, ये रिकॉर्ड में है कि नेहरू जी ये आपका जो समाजवाद का जो नारा है ये हकीकत में नहीं है। हकीकत में किस लिए नहीं है कि जो जनता की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी तरफ हमारा बजट, हमारी कार्यशैली वो नगण्य है। उन्होंने कहा था राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपड़ासी की संतान, टाटा बिरला का हो चाहे छोड़ना, सबकी शिक्षा चिकित्सा रोजी एक समान। लेकिन नहीं हुआ वो। अब वो ना होने की वजह से समाज में नेताओं की जरूरत इन्होंने अपनी बनाए रखी, जिसका नतीजा है कि चंद प्रलोभन पर लोग इनको फिर वोट देते हैं और 4 साल फिर इनके जूते खाते हैं। तो लोग भी तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हुए। हाँ, लोग भी अपनी बर्बादी के जिम्मेवार है। तो इस बर्बाद माहौल में कौन सोच सकता है धनखड़ जी कि एक आम आदमी चुनाव लड़े और नेता बने? कैसे सोचा जा सकता है? इसमें मेरा ये कहना है कि पहले के टाइम में शिक्षा कम थी, रोजगार जो है उन्हीं आदमियों को मिलते थे जिनके ऊपर इनका हाथ होता था। तो वो इनके खानदान टू खानदान इनके अपने बनकर रह गए। अब समय बदल गया है। जिन जिन आदमियों को नौकरी दी गई अब तक का मैं प्रमाणित करके बता सकता हूँ, चाहे वो भजनलाल जी का राज रहा हो, जिन लोगों के, हालांकि इस मामले में वो ज़्यादा रहे हैं, 26,000 नौकरियां वो अपने भाषणों में कहते थे आदमपुर में दी है, मुझे हराने की बात करते हैं। हाँ भी कह रहे थे वो उन्होंने दी भी थी।
किन को दी? नंबर एक, जो प्रभावशाली मतदाता था, जो उनके वर्कर थे, सीधी जो बात उनके है। वर्कर थे। यानी कि इसमें एक बात और आ गई, जिसके पास जमीन भी थी, जिसके पास रोजगार भी, माँ बाप थे, और जिसके बाद गांव की सामाजिक समर्था यानी कि सरपंच दम था वगैरह भाई, भी थी, दम था उसमें। उन्हीं के यानी कि छके हुए को छकाया इन्होंने। जो आदमी मतदाता तो इनके उनके कहने से सभी थे, तभी थे। वो क्यों ही नहीं लगाया। वो ना चौटाला के टाइम में लगाए, ना भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में लगाए। जो भी लगाए वो पहले ही जो ऑलरेडी संपन्न थे ना, उन्हीं आदमियों को लगाया। लेकिन लोग क्योंकि इमोशनल है, जैसे मैं यूँ मान लूँ कि यार भाई अजय चौटाला जी खड़े हैं यहाँ से, और नहीं आप दूसरा कोई दूसरे उससे खड़ा है, मैं अगर कहीं जाता भी हूँ ना, तो साथ वाले कहे यार क्या करे अजय चौटाला खड़ा है भाई। तो मानसिक बंधन में लोग जी रहे हैं। अब आप एक अंदाजा लगाओ, चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा हैं बंसीलाल जी के बेटे, उन्होंने है ना बाढ़ डाल के का घर घर गा दिया। कोई कहता है ना मेहनत करो, उन्होंने खूब मेहनत करी। नैना चौटाला एक महीने पहली बाढ़ डामाई जीत गई। अब जो आदमी को मेहनत करो, क्या मेहनत करो ना क्या मेहनत करेगा, मतलब ये है ना। अब आप देखो, क्योंकि बंसीलाल जी के नाम का क्रेडिट तो अपने किरण चौधरी लेगी, किरण चौधरी की बेटी भी सांसद रहेगी। और महिंद्रा जी को क्या मिला? अब मेहनत भी करके देख ली उन्होंने, तब भी नहीं जिताया लोगों ने। इसमें ये है जी, अब जैसे चौधरी धर्मवीर है, हाँ 4 जगह से चुनाव लड़ लिए, हाँ, जीत जाता है। सारे के जीत रहे हैं ना। हाँ सारे जीत जाते हैं। और उन्होंने तो बंसीलाल से वो जीत लिए, बारडा से वो जीत लिए, सोना से वो जीत लिए, और भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 बार सांसद 2 बार वो जीत लिए, 4 बार जीत लिए 4 ना, बार जीत और 4 नए नए क्षेत्र। चलो नहीं तो मतलब इनसे मतलब ये हारे तो वो तो शाम से ही हैं, बाकी तो हारे ही नहीं कहीं से। है जी, हारे तो वो सिर्फ तो शाम से हैं, बाकी कहीं से नहीं हारे। तो शाम से कहाँ हारे, तो शाम से हारे थे वो। मतलब एक बार तो बंसीलाल को हराया ही था हाँ, उन्होंने। वो कोर्ट से तो हार गए थे, हाँ लेकिन उस फिर बाद में हारे हैं वो तो शाम हाँ से। बाद में हारे गए। हाँ लेकिन नए हल्के में जहाँ भी जाते हैं जीत जाते हैं। हाँ ये चुनाव, ये 24 घंटे के पॉलिटिशियन है। इन्होंने जितना मानसिक पॉलिटिकली जितने डेवलपमेंट चौधरी धर्मवीर ने करी है, इतना तो एक भी आदमी नहीं है हरियाणा में इस अवस्था में, इस जगह से, जबकि कोई पॉलिटिकल करियर पुराना नहीं है, बैकग्राउंड तो है ही नहीं कोई। बैकग्राउंड कोई नहीं थी, लैंडलॉर्ड भी कोई नहीं थे ना। मैंने तो इनको उस स्टेज पे देखा है जब ये पहला चुनाव लड़ा इन्होंने, जो 82 में चुनाव लड़ा ना 87 में, 87 में उस वक्त देखे इनको। तो शाम से। अच्छा ये भी एक बात और देखो आप, मतलब इस सब के पीछे है भ्रष्टाचार। ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं ना, इनके मूल में भ्रष्टाचार है। और ये पहले इतना नहीं था। 79 में जिन विधायकों ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में विश्वासघात किया, वो 82 के चुनाव में एक भी नहीं जीता। और 82 में जब तपस्या ने गवर्नर उस वक्त के साजिशन मेजोरिटी चौधरी देवीलाल के पास होते हुए एक दिन पहले चौधरी भजलाल को शपथ दिला दी, मैं वहाँ था। जब अगले दिन राजभवन में चौधरी देवीलाल गए न्यू करके, ये 45 विधायक है और 40वां विधायक उनको न्यू छोटी पकड़ के जैसे कहा भाई खुशामद करके 40वां विधायक मैं हूँ देवीलाल, आपने ये बहुत मतलब जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया है। तो ये सब हो गया। अब जब इतना भारी जुल्म और विश्वासघात जो इस हरियाणा के मतदाता के साथ हुआ, पशु को भी नहीं रख करते ऐसा, तो पशु के साथ भी जब लगाओ। नहीं, ये तो पंडित भगवत दयाल ने कहा था 80 में, 80 उनकी ससुराल थी, तो बोला भैंस भी है ना
3-4 बार फिर जा है तो उसने भी दूसरा बेच बेच ध्यान करता है, अगर भैया तो बार बार फिरे। और ये एमएलए तो बोले है ना, भैंसा तो भी ज्यादा फिरे हैं हरियाणा के। आप धर्मेंद्र जी, ये 79 से शुरू हुआ, नहीं इससे पहले शुरू हो गया था। इससे पहले हरियाणा में दल बदल तो हरियाणा बनते ही शुरू ये हो गया था। 1966 से हुआ। हाँ 67 में पहला चुनाव उससे ही शुरू हो गया। ये गयालाल जी होते थे होटल से, वो उनके और एक हीरानंद आर्य जी होते थे लोहारू से। इन्होंने एक दिन में दो बार, मतलब शुरू तो वही से होगा, लेकिन करप्शन नहीं थी। वो एक मतलब ये था निष्ठा भी इसके साथ ही, इसका प्रलोभन नहीं था उस वक्त। प्रलोभन शुरू हुआ 79 में, जब तो भजनलाल पहले सीएम बने। तो मतलब लोगों ने जो है मतलब बड़ा सेटबैक लगा था। मुझे ध्यान है कि उस वक्त लोग इतने आक्रोशित थे कि अभी हमने बनाया चाहे देवीलाल को, बना दिया, अर्पण गई है, उसका बदला जनता तो बदला ही तो ले सके थी। उन्होंने वोट दे के 82 में फिर इनको बना दिया, उनके साथ फिर धक्का हुआ। 82 में जब ये कर्म चला तो चंडीगढ़ में 1 महीने के बाद बहुत बड़ी रैली करी थी 17 सेक्टर में। मैं उस रैली में था। विधानसभा में कूच करने का कराया भी। शरद यादव एक यूपी से थे जो आजकल मेरे घर में जनता दल वगैरह में है, उनके नेतृत्व में जुलूस मतलब गया, और पुलिस ने एमएलए हॉस्पिटल के पास बैरिकेड लगा के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके अंदर दे दिया, जेल में डाल दिए। बाद में उनकी जमानतें वगैरह ही वो एक अलग है। लेकिन जनता ने तो अपना आक्रोश दिखाया ना। हाँ। लेकिन क्या जनता का यही काम रह गया कि डकैत वोट की डकैती मारता चला जाए और वोटर को बेचता चला जाए? क्या मतदाता का यही मतलब सरोकार रह गया? उनको ये नहीं चाहिए कि भाई तू जिसके आया हाथ जोड़ कर खुशामद करके आया है, एक बार तो पूछ, इसी का नतीजा क्या दोबारा कोई नहीं बन पाता ना। तो जिसको लोग बढ़ाते हैं, वोट देते हैं, क्यों हारते हैं वो? उन्होंने जेब से तो कुछ देना नहीं होता, सिर्फ उनकी पैरवी करनी होती है ना। लेकिन उनकी पैरवी ना करके निजी साधने में लग जाते हैं। जिनसे चुना गया ना तो जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, वो जो आपके वीडियो थे पीछे, है जी, आपके जो पिछले वीडियो थे, हाँ। उसमें कई सारे कमेंट भी आए थे, आपने पढ़े भी होंगे। एक कमेंट ये भी था कि धनखड़ साहब इतने साल चुप क्यों रहे। तो अब बनारसी दास गुप्ता जी को गोली मारने के बाद आपको सजा हुई, आप 99 में बाहर आए, लेकिन आपको इतने साल कैसे लग गए अपनी बात को रखने में? ये परिवार जो है वो बड़ी मतलब बड़े संकट काल से गुजरा। बच्चों के ऊपर मानसिक तो तनाव बनी है हुआ था, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और मैं आपको बता दूं 25/5/1953 को भगवान के वर्कशॉप से राजवीर पैदा हुआ। 23/9/90 तक कोई गुनाह मेरा नहीं है। 2/1/99 को मैंने रिहा हुआ, आज 32 साल हो गए, मेरा कोई गुनाह नहीं है। जेल अथॉरिटीज ने मुझे रिकमेंड करके मतलब बड़े आदर के साथ बाहर निकाला था, जब तो सरकार चोई बंसीलाल की थी। मैंने मानसिक तौर पे गुनाहिया पहले था, मैं आज हूँ और न भविष्य में मैं हूँगा। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है मैं सबका सम्मान करता हूँ, चाहे विपरीत कमेंट दिए हों चाहे मतलब हमदर्दी के दिए हों, मेरे लिए समान है। मेरे लिए इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निंदा जो है ना, निंदा से मैं सीखता हूँ। किसी भी तरीके के कोई कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न मैं एग्रेसिव होता। अच्छा धनखड़ साहब, एक कमेंट और था, हालांकि बहुत ही सीरियस कमेंट है। हाँ। कि चौटाला साहब ने, जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, उन्होंने आपको कहा था ऐसा काम करने के लिए, उन्होंने आपको कहा था कि बनारसी दास गुप्ता जी को गोली मार दो? ना ना, ये नहीं। ऐसा लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं रखी मेरे से कि मैं ये बात कह दूं। ऐसा किसी ने आपको मैसेज भी भिजवाया कि ये कह दो? मतलब जैसे मैं इस बात को छोड़ो, कईयों की ये मनसा थी कि मैं ये झूठ बोलूं। इसमें बहुत ऊंचे लेवल के भी आदमी थे, लेकिन मेरा ईमान जो है ना। उन्होंने आपको मैसेज भिजवाए कि ऐसा बोलो?
मैसेज भिजवाया या जैसे भी था, मैंने लेकिन कह दिया मैं अपना ईमान नहीं बेचता, अच्छा। मैं ईमान का आदमी हूँ। मैंने ईमान जब नहीं बेचा जब 250 आदमी भजनलाल निकाले, और चोई भजनलाल से मेरा बड़ा अच्छा संबंध था। मैंने उस वक्त भी मैं चोई साहब ईमानत में खायानत नहीं करता राजवीर, आप इनको लगा दो, मेरे को मत लगाओ वैसे। अरे उन्होंने आपकी कोई मदद भी की किसी ना, प्रकार कोई की मदद। जिंदगी में? दो कभी मुलाकात भी नहीं हुई उसके बाद? मुलाकात होती रही, उन्होंने भी, अब मुलाकात को क्या, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो है नहीं है कि जाकर ना उसके मतलब वो करें। मैंने इनको कहा था भाई जब नौकरियां थी, लड़का ला ग्रेजुएट था तो नहीं लगाया, कोई बात नहीं भी नहीं लगाया। लेकिन मेरे बच्चों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पढ़ लिख कर स्वावलंबी बना लिया। और मैं कहता भी था भाई मालिक बनो या मजदूर बनो, मैं किसी का हाथ जोड़ने नहीं जाऊँगा। इनको मैं कहूँगा ये करते हैं ठीक है ना, नहीं। अब आपको और बताऊं, इन्होंने जैसे पुलिस ने एक झूठा गवाह खड़ा करके, जिसको इस झूठी गवाही के एवज में मार्केट कमेटी भिवानी का चेयरमैन बनाया। पुलिस का आदमी था? अच्छा। मेरे इस केस में एक झूठा गवाह निमड़ी वाली का था, उसका नाम तो मैं क्या गंदे आदमी का लूँगा, उसको सिर्फ इसलिए मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया कि वो मेरे खिलाफ झूठी टाटा की गवाही दे दे। क्या गवाही दी उन्होंने? उन्हें ये दी कि जैसे 22 सितंबर को चौटाला साहब का जलसा था भिवानी नेकेराम पार्क में, तो मैं हालांकि जलसे में से आया था, तो उसने मतलब पुलिस ने स्टोरी बनाई कि जी राजवीर जी मुझे मिले थे। मैं कहने लगा भाई राजवीर कहाँ हुआ है? बोला जी मैं तो चौटाला साहब के जलसे में गया था। भाई क्या बात? बोला भैया जो है जमींदारा की सरकार है, ये बढ़िया सरकार को चलने नहीं देंगे, कुछ करना पड़ेगा वन। हालांकि न इस बात का कोई लेना देना कुछ नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। मतलब वो स्टोरी फेक थी? बिल्कुल है जी, फेक स्टोरी थी वो। कुत्ती, मैं ये कहता हूँ जिसका कोई, आज मैं सब कुछ भूत भोग के बात बता रहा हूँ, कोई ताल्लुक नहीं था। तो पुलिस उसने, जज ने माना उसकी गवाही को? है जी, जज ने कुछ कंसीडर हाँ किया? मैं आपको फिर बताऊंगा ना। अब जब उसने टाटा लगा दिया, मैंने कहा इनको भिजवाया भाई यार, मैंने 307 तो चलो गोली है मैंने चलाई, वो तो बात अलग है, टाटा किस बात का लगा रहे हो तुम? मैं ट्रेड यूनियन में रहा हूँ, सर्विस के दौरान ऑनेस्ट में रहा हूँ। मैंने किसानों को, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मेरी तो एक भी रिश्तेदारी नहीं है, जहाँ मेरी ड्यूटी होती थी मैंने किसान से नाजायज 8 भी नहीं कटने दी। तो ये किस बात का वो करे, टाटा को हटवाओ। लेकिन इन अब इसके पीछे भी जैसे कारण रहे होंगे। अगर टाटा हट जाता तो मैं मतलब जेल में से भी चुनाव लड़ सकता था। लोगों में बहुत सिंपैथी थी मेरे बारे में। अब आपके में भी आया है। अब क्या होता है, मैंने उस टाटा को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस हरमिंदर कौर संधू थे शायद, सरकार की तरफ से हीरालाल सिब्बल, ये 92 में आ गई है बात, कपिल सिब्बल जी के पिताजी जो भजनलाल बन गए थे। तो वहाँ जो है मेरे फेवर में फैसला हो गया भाई टाटा जो है मतलब नहीं लगाते, कोई बात नहीं है। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट हीरालाल सिब्बल जी ने मेरे एडवोकेट को ये कहा था, मिस्टर बेंस आपकी आर्गूमेंट्स जो है ना उस लेवल की हैं कि हम भी उस में नहीं कर पाते। खैर वो मतलब अब गुप्ता जी ने उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी। वहाँ जस्टिस रेड्डी थे कोई आंध्रा के, वहाँ उन्होंने उसकी SLP डिसमिस कर दी। अब देखो सेम चीज़ है। अब चार्ज पे MK बंसल एक सेशन जज होते थे हमारे भिवानी में, उन्होंने टाटा चार्ज पे लगा दिया। हमने कहा कि जी ये सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो चुका है, आप क्या कर रहे हो? ये वो कहने लगे मैं गलत कर रहा हूँ, आप अपील कर दो। यानी कि ये था कि मुझे निकलने नहीं देना था। अगर मैं 307 में टाटा वाली बात नहीं होती तो मैं बेल आउट होता, मुझे जनता में जाना था, मैंने अपनी बात रखनी थी।
जो भी होना था वो भविष्य के गर्भ में था। अब इन्होंने वो M.K. बंसल ने दोबारा टाटा लगा दिया। अब उस टाटा के खिलाफ में फिर हाई कोर्ट गया। मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि बहुत भुगत भुगता हुआ। पाकिस्तान में कहावत है, एक औरत ने जुलाई से शादी कर ली। अच्छा, जुलाई से? जुलाई से। तो उनका एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने स्कूल में उसका दाखिला कराया तो पहले मास्टर को मुंशी कहते थे, ये डिवीजन से पहले की बात है। बोला भाई क्या नाम लिखे बच्चे का? बोला जी मीर जुलाया। नाम लिख दिया। अब वो 1 साल के बाद उसने, औरत ने दर्जी से निकाह कर लिया, वो छोड़ दिया जुलाया। अब लड़का स्वाभाविक तौर पर दूसरी क्लास में हो गया। बोला भाई क्या नाम लिखे? बोला जी मीर जुलाया। ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब तीसरी बार फिर मतलब उसने एक काजी से साथ निकाह कर लिया, तो लड़का फिर स्वाभाविक तौर से मतलब तीसरी में होना था। तो बोला भाई क्या नाम लिखे लड़के का बताओ? बोला जी मीर काजी। वो मास्टर को बढ़ाया, पहली में तू जुलाया था, दूसरी में तू दर्जी है, तीसरी में तू काजी हो गया। ने बोला मास्टर जी मेरे पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पहले तो था मीर जुलाया, बाद में बन गया दर्जी, बाज लूज के काजी बना हुआ के मेरी माँ की मर्जी। तो मेरे साथ ये हुआ। अच्छा, पहली बार जुलाहा लिखाया। हाँ, मीर जुलाहा। पहले था मीर जुलाया, फिर हो गया मीर काजी। पहले था मीर जुलाया, बाद में बन गया दर्जी, दर्जी, बाज लूज के काजी बनया। आगे मेरी माँ की मर्जी, आगे मेरी माँ की मर्जी है, कहीं और जाएगी तो नाम फिर भी चेंज होगा। चेंज हो जाएगा। तो जी ये जो अभी नेताओं की मर्जी चल रही है, ये मर्जी जो है, स्वस्थ लोकतंत्र जो है ना, ये वही सामंती दौर की तरफ ले जा रहे हैं। और जब भूख हद से बढ़ेगी तो बगावत होगी, और टाइम पर न्याय रोटी न मिली तो बगावत होगी। ये तो मैंने भी माना कि मजहब जान है इंसान की, और कुछ इसके दम पर कायम शान है इंसान की, मगर रंगे कौमियत इसे बदल सकता नहीं, खूने आबाई रगे तन से निकल सकता नहीं। जिस सिस्टम में हम अपने नेताओं को मतलब जो तवज्जो, जो इज्जत मान सम्मान देते हैं, ये उतने ही बेरहमी से अपनी सत्ता के लिए हमारे विश्वास को, पैरों को नीचे रोनते हैं। आपने देखा नहीं है पीछे मतलब एक दूसरे के विरुद्ध वोट मांगते थे और उन्हीं की झोली में जा बैठे सरकार में। अब इस सरकार में सिर्फ एक अंतर आया है कि जिसके घर में कभी सरकारी रोजगार नहीं था, उनके सिफारिशी कोई था नहीं, बगैर सिफारिशी के लोग लगते नहीं थे। इस सरकार में उन लोगों ने, जिन्होंने गरीब बच्चे थे, जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो नौकरी लगे। यो अंतर है। अब इस अंतर में जब ये मतलब जो कहते हैं ना, अब फिर लंबी हो जाएगी। नहीं, बताइए। कृष्णकांत जी वाइस प्रेसिडेंट बने, और ये जनता पार्टी जैसे बनी थी, लोग बड़े जिज्ञासु हो रहे थे, अभी तो रामराज हो गया जी। तो चंडीगढ़ में एक जलसा था, पब्लिक बड़ी जिज्ञासु, अभी तो जनता पार्टी का राज अगर बड़ा। तब उन्होंने एक बात कही थी, बोला पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, पंछी ये समझते हैं कि चमन बदला है, हंसते हैं सितारे के गगन बदला है, मगर शमशानों की खामोशी कहती है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है। तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े सुधार में जो काम, जिन कारणों से कांग्रेस हारी, वो जनता पार्टी ने थोड़े दूर करे, उनने जो गलतियां हुई उन्हें थोड़े बहुत दूसरे ने दूर करे, लेकिन व्यवस्था का जो मतलब ज्यादा बदलाव नहीं आया, वो नहीं हुआ। ज्यादा बदलाव नहीं वो ना होने की वजह से उसके जिम्मेदार मैं बताता हूँ जी, उसके जिम्मेदार लोग ही हैं। लोग अगर ठीक आदमी को वोट नहीं देंगे
तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता जी। लोग देते हैं गाड़ियां देख के, पैसा देख के, प्रभाव देख के लोग एक दूसरे को वोट देते हैं। शरीफ आदमी, बढ़िया आदमी कोई चुनाव में खड़ा हो जाएगा, नहीं जीत सकता। आपको सरपंच नहीं, पंच नहीं बनने देते लोग। देखो, जो छोटराम थे उनके खिलाफ क्या साजिशें नहीं रही थी? वो उस आप समय देखो, आज से 100 साल पुरानी बातें हो रही हैं। वो समय आज भी हुई है। लोग अगर समर्पित पर्सनैलिटी कोई है ना, तो वो कहीं नहीं मतलब होता। मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। इस जनता की किस्ती तो बांटो भी जहाँ पानी भी बहुत कम था। यहाँ हमारे नेतृत्व का अभाव हो गया, समर्पित नहीं रहे, कॉमर्शियल हो गए। अब माल बनाते हैं, माल वही हो गया। गाड़ियों घोड़े, इनका आप इनका जीवन देख लो ना आप उन्होंने राजे हैं, राजे ही हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये दो इनकी कोठियां देखो आप जाके, इनकी गाड़ियां देखो, इनके गनमैन देखो आप, ऐसा लगता है जैसे राजशाही खत्म नहीं हुई। राजशाही तो अब भी है, खत्म नहीं थी, है, और अब तक जो चल रहा है उसमें रहेगी। क्योंकि और साथ लोग बार पर्चियां ले लेके खड़े होते हैं इनके। आप एक बात बताओ धर्मेंद्र जी, इस आज के सत्ता पक्ष का या विपक्ष का मतदाता का कोई भी ABCD ले लो आप, मान लिया वो 70, 60, 65 साल की उम्र का है और वो बीमार हो जाता है, उसको इलाज के लिए वो खुद उस माँ बाप को ये कहना पड़ता है, बेटा तू क्यों कर्ज में डूब है, मर लेने दे भाई, मर लेने दे बेटा, कोई बात नहीं है। एक तरफ अरे इनका बुखार भी चढ़े ना, वेदांता में जाके ठीक हो, उससे नीचे मतलब जाएंगे नहीं, है भरोसा नहीं है। अब जब एक बुजुर्ग या एक जवान बालक न्यू कहता है उसका बाप रे बेटी चो नौकरी तो ना मिल रहा है, को मजदूरी कर ले कितना है। अब जो लड़के थोड़े बहुत ITI या कुछ इधर उधर करके वो तो प्राइवेट सेक्टर में चले गए, और दूसरे जो है आज भी बुग्गी तोड़ते फिरते हैं, सुल्फा पीते फिरते हैं। ठीक कहो। तो जो अपनी जनता को लाचारी, बेरोजगारी और मतलब अपनी सागिर मतलब अपनी वफादारी तक सीमित कर दे, तो समाज का विकसित होगा। ठीक बात। अब इजराइल है, मैं आपको एक बताऊं, इजराइल में ये बड़ा ज़रूरी है कि हर आदमी सैनिक के दौर से गुजरेगा, यानी कि 8वीं से 10वीं, हाँ 3 साल की सर्विस जरूरी है उधर से, मतलब वो करेंगे। अगर ये चीज़ यहाँ भी लागू कर दे, भाई बच्चे ने पढ़ना है। अब ये जो अग्निवीर फलाना वीर जो कर रहे हैं, ये समूचे विश्व के लिए कर देगा 8वीं से 10वीं तक। हर इस देश के नागरिक को इस फौज के रास्ते गुजरना होगा। जो जितना स्किल करता है, इससे अनुशासन डेवलप होगा, जात पात टूटेगी, स्वावलंबी देश का नागरिक होगा, और इनकी जो कुशामदें है वो नहीं रहेंगी। जो हम ये सोच रहे भी इनके हम पीछे भागते रहते हैं। ऐसा कर देंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा? क्यों नहीं कर पा रहे? करेंगे नहीं ना, इनका राज टूट जाएगा। लोगों को तो गुलाम बना के रखना है। वही बात इस देश के मतदाता को समझनी होगी, इस देश के नौजवान को समझनी होगी। चमन को सींचते सींचते कुछ कलियां मुरझा गई होंगी, ये आरोप राजभर पर भी लगाया जा सकता है बेवफाई का, मगर नोच डाला जिन्होंने कलियों को अपने ही पैरों से, आज वही दावा करते हैं इस चमन की रहनुमाई का। तब पता लगता जब ये हो कि भी इस हल्के का कोई बेरोजगार नहीं है। अब आपको मैं एक और बता दूं, अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। नारनौंद हल्के का एग्जांपल देखो, जी? नारनौंद हल्के का एग्जांपल देखो। हाँ। अब वो दादा को तुमने काम करवा रखे हैं कोई लोगों के, जिन्हें काम करवाए वो तो हरा दिया। जिसने वहां पे 4-4 कॉलेज खोले, सड़कें बनाई, सब काम करे, वो हरा दिया लोगों ने। तो कैसे कैसे सिस्टम को बदलोगे आप? फिर कोई काम क्यों करेगा किसी हल्के में? हार जीत ये चुनाव के दो पक्ष हैं। जिस आदमी ने काम कराने के बाद हार होगी, उसको इससे हताश नहीं होना चाहिए अगर वो ईमानदार है तो। ये परिस्थिति बस है कि उससे ज़्यादा प्रलोभन आ गए। सामाजिक दृष्टिकोण से जिसको हराने में जो आदमी कामयाब हुआ है वो ओकेजनल है,
नेता तो वही रहेगा जो काम करा के मतलब बीच में रहेगा। नाम रहेगा उसका, नाम रहेगा, आपका ये कहना है। हाँ कम है, कॉमर्शियल हो गए ना जी। चीन के अंदर कन्फ्यूशियस नाम था शायद उनका, जो राजा थे, उन्होंने एक जज मुकर्रर करना था। तो एक आदमी जो बड़ा मतलब सुलझा हुआ बच्चा, उसकी नज़रों में था भाई मैं इसको जज बनाऊं। जो जिसको जज बनाना चाह रहे थे वो कहने लगा जी मुझे जज मत बनाओ, मैं से मतलब मिला नहीं, आप जो है जनता के साथ न्याय करोगे और न्याय होगा तो मेरा राज अच्छा से चलेगा, और पे मुझे भरोसा नहीं है। तो उनको जज बना दिया। अब उनके सामने पहला मुकदमा आ गया। मुकदमा क्या था, एक धनाढ़ को के घर में चोरी होगी और चोर जो है वो पकड़ लिया गया। उनकी अदालत में मुकदमा चला। अच्छा, तो जज साहब ने फैसला दिया कि जिसने चोरी की है इनको 6 महीने की सज़ा, और जिनके यहाँ चोरी हुई उसको 6 साल की सज़ा। तो एकदम मतलब वो कहने लगे ये क्या फैसला दे दिया। ने बोला मैं समझता हूँ कि मैंने जिसके घर में आपके यहाँ जिसने चोरी की उसके साथ में न्याय नहीं कर पाया, और आप जो है ना, आपने यह अनैतिक धन संग्रह करके और उसको ब्लॉक कर दिया, लोगों के हित में तब इस्तेमाल किया नहीं, तो आपकी इस जमाखोरी ने हजारों चोर पैदा कर दिए, इसलिए मैं मतलब आपको 6 साल की सजा दे के छोड़ रहा हूँ। तो आज जितनी जमाखोरी, जितनी मतलब इनने पूंजी कर रखी है, जो कुछ साधन कर रखे हैं, अगर ये मतलब आम आदमी तक पहुँचे, इनकी थालियों में तो इतनी जूठन हो जाती है कि इनके डोगी भी उसको नहीं खाते, और एक आदमी जो है रोटी के अभाव में मरता है। एक आदमी मौसम मुताबिक कपड़ा नहीं है, खुले आसमान के नीचे प्रसव आज भी हो रहे हैं। कचरा जहाँ सूर अपनी रोजी तलाशता है, वहाँ आज भी आप इस देश के नागरिक को रोजी तलाशते देख सकते हो। तो क्या यही मतलब इसी सपने के तहत लोगों ने कुर्बानियाँ देकर मतलब यहाँ लाए थे, ये आज़ाद कराया था। उन जो गोरे अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने इन कालों को पहले ही सेटल कर दिया था कि हम बेशक चले जाए, तुम चमड़ी तुम बितारे जाओगे ला। और ये चुनाव जो है, आज मैं एमएलए बन गया, कल दोबारा सेटल होने के लिए फिर इस्तीफा दे देता हूँ, कोई मुद्दा बना के, मुद्दा कोई हल नहीं, और मैं फिर आ जाता हूँ, करोड़ों रुपया फिर फूक देता हूँ। लोग फिर तो जिता कहाँ देते से आता, हैं। क्यों मैंने हाथ जोड़ के किए वो। नहीं, लोग भी तो जिता रहे हैं, दे दिए वोट, जिता दे। लोग की तो वही बात आ गई ना, मतलब जो शुरू में मैंने बात आपको कही थी, मतदाता का स्तर तो वहीं तक कर दिया, नैतिक गिरावट वो सोच ही नहीं पा रहा बेचारा। दोनों में। तो धनखड़ साहब, आप ये सारे अनुभव कभी किताब में लिखोगे कभी? हाँ है मैं कोई? लिखूंगा, मैंने शुरू कर रखी है। अच्छा, और जितनी भी जो बातें अब रही है, एक भी बात उसमें सारा यूं की यूं, ज्यों की तो लिखोगे जीवन जो में कि तुम, जो कि तुम, तो उसमें तो काफी खुलासे होंगे कईयों के। कुछ भी हो, जो देखो सच का ही सबसे पहले विरोध होता है। जब उस जोखिम को जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आज भी एक जिस्मानी जो तकलीफ थी, मुझे कोई रंजिश नहीं थी, मेरा कोई पैसा नहीं था, इन्होंने जैसे मतलब ये बेरोजगार लाचार पैदा कर दिया, जैसे मैं चीन का उदाहरण दे रहा था, तो उन्होंने ये परिस्थिति पैदा की, उसकी वजह से ऐसा हो गया। उसकी वजह से ऐसा हुआ। चलो, धनखड़ साहब ने काफी पॉलिटिकल बातें बताई है, शेरो शायरी बहुत अच्छी कर लेते हो आप। ये लोगों से पढ़ा सुना है। चलो आखिरी एक आपके शेर के साथ खत्म करते हैं। वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। चले, शुक्रिया, नमस्कार। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में।
जो मेहनत का स्वाम के साथ जो मतलब जो ठगी हो रही है ना, ये वक्त आने पर अपना फैसला आप कर देगा, आपका मजबूरी करवा देगी। जी जी, शुक्रिया धनखड़। थैंक यू।